नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे जो है आरओ यारो को लेकर टेस्ट सीरीज देख रहे थे। अभी कुछ दिनों से जो है ब्रेक था, चूंकि अभी आपका बीपीएससी 69 का एग्जाम था, तो वहाँ हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह और साथ साथ करंट अफेयर भी कवर कर रहे थे। तो करंट अफेयर में यदि बात करें तो हम ये जो घटना चक्र की आपकी वार्षिकी की मैगजीन आती है वो हम पूरा कंप्लीट कर दिए, और उसमें काफ़ी ही डिटेल में, पहले वन लाइनर के फॉर्मेट में और फिर डिटेल में सारा न्यूज़ कवर किया गया है। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं और उनको अभी आर ओ यारो का एग्ज़ाम लिखना है, तो उसके लिए वो मैगजीन जो है बेहतरीन है। वैसे बीपीएससी में ज़्यादा वो मैगजीन कारगर नहीं रहा था, लेकिन आर ओ यारो के लिए जो है मैगजीन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ऐसे में आप वो पढ़ सकते हैं, जाकर लेक्चर वगैरह देख सकते हैं। और जहाँ तक की बात करें टेस्ट सीरीज की आर ओ यारो के, तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले जीएस वर्ल्ड से जो है 5 टेस्ट सीरीज देखे थे, और उसके अलावा पीसीएस मंत्रा से 7 टेस्ट ऑलरेडी हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी जो आज हम स्टार्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं, ये आर ओ के लिए जो है टेस्ट सीरीज फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूंकि अब मैं एक बात आपसे बताया था कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम अपडेट होता है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है या फॉर्म का कोई अपडेशन आता है, तो फिर हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। और अभी से लेके कंटिन्यू आप सभी के लिए जो है काम करते रहेंगे। आप लोग जो है लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि हमारा भी उत्साह बना रहेगा। ठीक है, बाकी हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट आपके लिए मटेरियल जो है प्रोवाइड करें। तो आज जो हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ये धी आई एस से है। ठीक है, और इनका टेस्ट जो है अच्छा टेस्ट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं कर सकता। आप अपना टेस्ट जो है कर सकते हैं। अब देखिए, टेस्ट से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेस्ट से आप दो चीज़, एक तो मान लीजिए जो प्रश्न आता है आप उसको रिवीजन करते हैं, और दूसरा जो नहीं आता है उसको सीखते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ पैरेलली अटेम्प्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा, और ऐसा नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लेंथ भले ही लंबा हो जाए, लेकिन आपके लिए काफ़ी किफ़ायती रहेगा। रोज़ सुबह 9 बजे, आप 9 बजे जो है सुबह 9 बजे आके और टेस्ट को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बाकी आर ओ के लिए जो अपडेशन है, तो अभी आपका हाल फिलहाल ही फर्स्ट वीक में अभी उसका फॉर्म फिलअप होने वाला है और अपडेशन आने वाला है। और हाल फिलहाल ही ऐसा कुछ मतलब सुनने में मिल रहा है कि आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कुछ उसका न्यूज आपको सुनने को मिलेगा। बाकी एग्जाम 2-3 महीने बाद ही होगा। तब तक हम लोग काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी सारा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग थ्योरी तो पढ़ ही रहे होंगे और बाकी प्रैक्टिस यहाँ से करते रहे। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए, तो ये आई एस का टेस्ट सीरीज है और बिल्कुल अपडेटेड है अभी। तो प्री के लिए जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये समान अध्ययन जो है फुल लेंथ टेस्ट है, प्लस इसमें करंट अफेयर भी है। ठीक है, तो दोनों इसमें समावेश किया गया है। साथ साथ यूपी स्पेशल भी है। तो पूरा जैसे आपका 140 प्रश्न का जो है क्वेश्चन होता है, जो बिल्कुल ऐसे ही बनाया गया है। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, और ये हिंदी माध्यम में होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है और आप हमारे साथ अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पूछा गया है कि कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा है इसमें जो है सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 के द्वारा कंपनी के कार्यों पे ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इस एक्ट के तहत मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। ठीक है, इसका आंसर आप लोग करें। देखिए, केवल एक सही है, केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो। ठीक है, चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, बात करें अब एक बात मैं बता देता हूँ कि पॉलिटी वगैरह का रिवीजन आप करना चाहते हैं तो आप जाके जो है प्लेलिस्ट में लाइव सेक्शन पे जाएंगे। पॉलिटी का रिवीजन, पूरा पॉलिटी का रिवीजन 7 से 8 घंटे में कराया गया है, 2 वीडियो में, आप जाके कर सकते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है। पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 ही आया था और इसमें जो है ब्रिटिश सरकार जो है पहले से ज़्यादा नियंत्रण स्थापित की थी। दूसरा दिया है कि 1784 के एक्ट में मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया था। तो ये जो है स्टेटमेंट आपका गलत है। ये 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था सबसे पहली बार, उसमें जो है ये बातें लिखी हुई थी कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसी के अधीन मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो ऐसे में जो है केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन आपका इस सही हो जाएगा। जो लोग भी एक किए हैं बिल्कुल ही सही है। तो देखिए, क्वेश्चन का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, आंसर करें। अंतिम गवर्नर जनरल या पहला वायसराय। तो देखिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिन। ठीक है, देखिए 1858 का अधिनियम आया। ठीक है, और आपको पता है सिपाही विद्रोह हुआ 1857 में, और उसके बाद भारत का जो है गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त करके और क्या कर दिया गया, भारत में वायसराय का पोस्ट जो है वहां पे ला दिया गया। तो ऐसे में ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे चलिए थोड़ा सा जूम इन करना होगा। देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही इसमें सुमेलित है।
2 सितंबर जो 1946 को गठित अंतरिम सरकार हुई थी, इसी में आपको बताना है। चलिए तो जूम कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से दिखे। चलिए आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। और इसमें देखेंगे तो पूछा है कि सही सुमेलित है। लियाकत अली वित्त मंत्रालय है, जोगेंद्र मंडल रेल है, जगजीवन राम श्रम है, बलदेव सिंह रक्षा है। ठीक। तो इसमें तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही सुमेलित दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें जो है ये सही प्रिंट जो है नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे बलदेव सिंह जो है आपके 1946 में जो सरकार बना था, इसमें आपके जोगेंद्र मंडल जो है ये विधि मंत्री थे, तो ये ठीक है, तो ये तो नहीं होगा आपका। और अरुणा आसफ अली को जो है रेल मिला था। ठीक है, तो बाकी ये जो है इसमें गलत हो जाएगा। इसमें देखिए पूछना चाहिए था कौन सा जो है गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें कौन सा सही नहीं है, बाकी इसमें तो सही दिख रहा है सारा स्टेटमेंट। चलिए आगे देखते हैं। कुछ मिस्टेक्स तो हो जाता है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है आपको उत्तर बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। अब प्रश्न आपको विजुअल हो पा रहा होगा। 21वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 71वां 1992 में, 92 जो है आपका 2003 में। ठीक है, देखिए तो इसमें पूछा गया है कि बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे सारा ही सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। देखिए आपका जो 21वां संविधान संशोधन था ये कब हुआ था, 1976 में ही हुआ था। और इसमें देखेंगे तो संविधान की अनुसूची में 14 भाषाओं का यहाँ पे वर्णन था। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है आपका, 14 भाषा के बारे में यहाँ पे बताया गया था। बाकी 71वां जो है 1992 में हुआ था, और इसमें आपका कुकड़ी, मणिपुरी और नेपाली इसको जो है शामिल किया गया था। ठीक है, तो कुकड़ी हो गया, ठीक है, और मणिपुरी हो गया, और साथ साथ जो है आपका नेपाली। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। अब ये भी सब ध्यान रखेंगे आप कि 71वां में जो है इनको ऐड किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए 92वां संविधान संशोधन की बात करेंगे, 2003 में ही हुआ था, और इसमें आपको बोडो, डोंगरी, संथाल इन सब भाषा को जो है ऐड किया गया था। तो बोडो हो गया, डोंगरी हो गया, और आपको संथाल हो गया। ठीक है, तो ये आपका 92वां में हो गया। ठीक है, चलिए तो इसमें बहुत ही बेहतर एक प्रश्न था आपका। ठीक है, देखिए टेस्ट सीरीज देने का मतलब होता है कि आपको जो है सीखने को मिले। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है। ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पूछा गया नहीं किया गया है। तो राज्य सभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, या राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए आपको पता है कि हमारा जो संविधान है उसमें 1935 का काफी रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें देखेंगे आप तो ये राज्यसभा में निर्वाचन वाली जो बात है, ठीक है, वहीं से देखने को मिलती है। तो ऐसे में यहाँ पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। देखिए आप ये तो सही कर लिए होंगे कि नीति निर्देशक तत्व तो वहीं से लिया गया था। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा हो, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कैसा हो, ये सब जो है बातें थी। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी। सतलज के किनारे कौन सी जो है इसमें अवस्थित थी, आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन कर लिए होंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका रोपण हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए हड़प्पा है, तो हड़प्पा जो तो रावी नदी के तट के किनारे स्थित है ये। और यहाँ पे कालीबंगन दिख रहा है, तो ये एक जो है घग्गर नदी, ठीक है, राजस्थान। और बाकी यहाँ लोथल दिख रहा है, तो ये भोगवा नदी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी तट पे नहीं था, पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चेनाब, झेलम, सिंधु है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन सही कर लिए होंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, पूछा गया गंगा। ठीक है, अगला देखिए अनुच्छेद 324, अब ये चर्चा में भी है। देखिए यहाँ से प्रश्न आपको बनाया गया है। 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है। ठीक है, ये तो आपको बात पता चल गया होगा कि 324 ये जो है निर्वाचन से रिलेटेड है, निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा गया कौन सा नहीं कराया जाता है। देखिए
तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे संसद के सदस्यों का निर्वाचन बिल्कुल कराया जाता है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का बिल्कुल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। देखिए पंचायत और नगर निगम निर्वाचन की बात किया जाए तो ये जो है आपको राज्य वाली जो है, ये राज्य के अंदर का मैटर है, तो ये जो है इसका नहीं कराता है। ठीक है, चलिए इसका जो है जिम्मेवारी किसको रहता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग को रहता है। बाकी अभी इससे अपडेटेड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं, 324 जो है दो 324 दो अभी आपको आने वाला है, और इसमें जो है कि आपका जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, तो निर्वाचन आयोग में जो है अब निर्वाचन आयोग की नियुक्तियां कैसी होगी उस पर जो है प्रश्न है। बाकी ये हम करंट अफेयर में इसके ऊपर डिटेल में बात किए थे। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न में है कि यहाँ पे अनुच्छेद है और विवरण है, और बताना है कि आपको यहाँ पे मिलान करना है। ये अच्छा प्रश्न है एक। ठीक है, देखिए 371 झ है, ज है, छ है, ज है। ठीक है, आप लोग आंसर करें इसका। देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, 371 झ गोवा राज्य के संबंधित विशेष उपबंध है, तो ये सटीक जो है। और यहाँ पे ज अरुणाचल प्रदेश के बारे में ही है, छ मिजोरम के बारे में है, और घ ये सारा ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा। ठीक है, 300 जो है 71 आपका जो आई है, ये आई है आपका, ये जो है स्पेशल प्रोविजन किसको देता है, आपको गोवा स्टेट को। याद रखेंगे 371 जो किसको, गोवा स्टेट को देता है स्पेशल प्रोविजन। 371 जो है ये आपका ज है यानी एच है आपका, तो ये जो है किसके लिए देता है, तो स्पेशल प्रोविजन किसको, अरुणाचल प्रदेश को देता है। ठीक है, इसके बाद छ देखेंगे अगर, यानी अगर इसकी बात करेंगे तो जी हो जाएगा 371 जी। और ये जो है किसके बारे में बात करता है, तो आपको मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है। बाकी 371 जो घ है, ये जो है यानी डी, ये बात करता है आंध्र प्रदेश के संबंध में। तो एक अच्छा प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रश्नों का स्तर जो है काफी बेहतर रखा गया है, तो इसलिए जो है बेहतर इंस्टीट्यूट का यदि टेस्ट सीरीज करते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा आपको एग्जाम में, चाहे डिफिकल्टी लेवल कुछ भी हो जाए। निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीना से अवधि तक ही कार्य कर सकता है। इसमें आपको क्या बताना है, सही बताना है स्टेटमेंट। ठीक, तो देखिए पहला तो स्टेटमेंट सही है आपका कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति ही होता है, राज्यसभा का सदस्य ये नहीं होता है, ये भी बात सही है। और अधिकतम जो है 6 महीने तक ही काम कर सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में आप लोग पहला तो स्टेटमेंट ये पढ़ेंगे और दूसरा यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, ये सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है सही पूछा गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 61 ए के तहत राष्ट्रपति पे साबित कदाचार और सिद्ध असमर्थता के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है, आप पढ़े होंगे, काफी फेमस अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21, और इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति पे महाभियोग जो है चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो सही है। और 61 ए है जो है, इसमें जो है राष्ट्रपति पे साबित कदाचार और सिद्ध असमर्थता के आधार पे, ये थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पे जो है 61 ए आपको अप्लाई होता है। ठीक है, असमर्थता के आधार पे नहीं, यहाँ पे अतिक्रमण करने पे, तो इसको ध्यान देंगे, इस संविधान का अगर अतिक्रमण करते हैं राष्ट्रपति तब इन पे महाभियोग चलाया जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे में आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो ये काफी बेहतर प्रश्न था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, मूल संविधान का हिस्सा है, संविधान के भाग 4 के क में वर्णित है, ये सोवियत संघ से लिया गया है, 76वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आंसर करें। देखिए ये दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है आपका कि संविधान के भाग 4 के क में है, बाद में मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था, शुरू में आपका मौलिक अधिकार था। सोवियत संघ, देखिए इस तरह का प्रश्न आता है तब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कौन सा सही है भाई। सोवियत संघ से ही हम लोग लिए हैं मौलिक कर्तव्य, और मौलिक मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं, तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन में इसको ऐड किया गया था 2002 में, और 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये भी बात सही है। ये संविधान का जो है मूल हिस्सा नहीं था। ठीक है, आप देख रहे हैं संशोधन के वजह से ऐड हुआ है, तो ये मूल हिस्सा तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे में आंसर आपको जो है क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किस रीट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मुकदमे को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, देखें। तो इसका जो है सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो लोग भी ऑप्शन बी कर रहे होंगे बिल्कुल सही है, उत्प्रेषण। अगला देखिए, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। ठीक है, ये अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कैसे किया जाता है, तो 1/3 से 2/3 से सामान्य बहुमत से, या आपको इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल पेशेंस रख के, धैर्य रख के आंसर करेंगे, जल्दबाजी में आंसर जो है गलत नहीं करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ें, ध्यान से ऑप्शन देखें, और 20 सेकंड 10 सेकंड का टाइम ले, मैं भी आराम से जो है आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला बात है कि ये अखिल भारतीय जो है सेवा की बात की गई है, और आपको पता है अखिल भारतीय सेवा का जो है सृजन करने का केवल राज्यसभा को ही है, ये तो बात चली सही है, 312 में बात कही गई है, और ये 2/3 बहुमत से होता है। ठीक है, तो 2/3 बहुमत से होता है ये आपको, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। कुछ प्रश्न और यहाँ पे रह गए। देखिए, यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है। बताइए कौन सा इसमें नहीं है। कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को शिक्षा का उपबंध, लोक स्वास्थ्य में सुधार का, पर्यावरण संरक्षण। देखिए, नीति निर्देशक तत्व तो आपको पता है कि पहले के अधिकारी नहीं होता है, और संविधान के भाग किस में है, भाग 4 में है ये। ठीक है, अनुच्छेद हम लोग इसमें नीति निर्देशक तत्व में बात करें तो 36 से लेके आपका 51 तक है, और इसमें देखिए कुछ दशाओं में काम की बात कही गई है, लोक स्वास्थ्य की भी बात कही गई है कि सुधार करेगा राज्य, पर्यावरण वाला भी यहाँ पे मैटर है। ये जो ऑप्शन बी है यहाँ पे 6 से 14 वर्ष, ये यहाँ पे जो है आपको नहीं है, तो ऐसे में ऑप्शन जो है आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी आंसर हो जाएगा। देखिए, कुछ दशाओं में काम के लिए जो है आप देखेंगे तो आर्टिकल जो है 41, ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि कुछ दशाओं में जो है शिक्षा और जो है आपको लोक सहायता का अधिकार है। उसके बाद देखिए तो लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य जो है आर्टिकल आपका 47, आर्टिकल 47 है ये। और इसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर देखेंगे, ये आर्टिकल आपका 48 का जो है क है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो है नीचे आपको कथन और कारण दिया गया है, और बताना है इसमें कौन सा सही है। महान्यायाधीश सरकार का पूर्णकालीन विधि परामर्श होता है, इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है, इसमें बताना है कौन सा आपको सही। देखिए, ऑप्शन के रूप में बात करेंगे तो देखिए यही आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। पहले पूछा है कि महान्यायाधीश सरकार का पूर्णकालीन विधि परामर्शदार्थी होता है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे, आंसर करें इसका, अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहला बात, महान्यायाधीश तो पूर्णकालीन विधि परामर्शदाता होता नहीं है, ये तो राष्ट्रपति के आपका प्रसाद पर्यंत रहता है। ये स्टेटमेंट तो आपको क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो अब ये तो होगा नहीं आपका ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये भी नहीं होगा। तो अगर अब दूसरा स्टेटमेंट आपको पता भी नहीं था तभी भी ऑप्शन आप डी ही कर सकते थे। इसका पारिश्रमिक कौन करता है, राष्ट्रपति ही तय करता है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था आपका। तो महान्यायाधीश सरकार का पूर्णकालीन सदस्य नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। ठीक है, तो ये जो है किस आर्टिकल में है ये भी पूछा जा सकता है, आपको बताइए कि ये बात जो है किस आर्टिकल में लिखा गया है। तो आप देखेंगे तो आर्टिकल 76 का 1, ठीक है, 76 के 1 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रपति उसको महान्यायाधीश पद पे क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, और वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करेगा, और राष्ट्रपति उसका पारिश्रमिक डिसाइड करेंगे, और राष्ट्रपति ही निर्धारित करेंगे, पूर्णकालीन जो है उसको नहीं बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अभी तक देख सकते हैं बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न यहाँ पे बनाया गया है। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पे पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कितने विषयों पे जो है पंचायत कानून बनाता है। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषय पे पंचायत को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। देखिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपको हुआ, और भाग 9 इसमें ऐड किया गया, और आप देखेंगे तो 243 से क से लेके, ठीक है, आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, और पंचायत राज के बारे में यहाँ पे पंचायतों को 29 विषय दिया गया है। अगला देखिए, किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये कहाँ लिखा गया है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है,
तो किसी एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ये आर्टिकल 153। ठीक है, आर्टिकल 153 में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, सातवां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में बात ऐड किया गया था। ठीक है, सातवां संविधान 1956 में ये बात ऐड किया गया था। ठीक है, चलिए बाकी देखिए, हम लोग प्रश्न तो ऐसे 140 डिस्कस करेंगे, लेकिन 100 आप देखेंगे तो 200 प्लस फैक्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल पैसेंस रखे और धैर्य रख के लेक्चर को करते रहें, देखते रहें। सल्तनत काल में वारिद ए मुमालिक क्या था? ठीक, तो ये जो है थोड़ा प्रशासन से एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्तचर विभाग का ये प्रमुख होता था। ठीक है, वारिद ए मुमालिक। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है आपका वारिद होता था। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे दीवाने जो है इनसा भी एक विभाग होता था, जो राजकीय आपका पत्रचार विभाग का काम करता था। इसके अलावा देखेंगे तो अश्वशाला का प्रधान जो है अमीर ए आखुर होता था। ठीक है, तो अश्वशाला का यहाँ पे प्रमुख कौन हो जाएगा? अगर ये पूछता है तो अमीर ए आखुर कर देते आप। ठीक है, बाकी जो है पत्रचार विभाग का पूछा था, दीवाने इंसा कर देते। बाकी गुप्तचर विभाग के लिए तो बारिद मवाली की हो जाएगा। बात है सल्तनत काल की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ आपका लेखक है। शाहनामा फिरदौसी, ये तो आपका सही हो जाएगा। श्री कृष्ण विजय मालाधार बसु, तहकीकात इंदलूनी, रेहला उतबी। तो रेहला जो है उतबी का नहीं था, ये इब्ने बतूता का था, तो आप लोग सही कर लिए होंगे, ऑप्शन यहाँ पे डी ही बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं कराया गया था? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ताजमहल है, लाल किला, आगरा का फोर्ट है, जामा मस्जिद है। देखिए, आगरा फोर्ट तो आपको अकबर के द्वारा बनाया गया था, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ताजमहल जो है शाहजहां के द्वारा ही आपको 1648 में इसको बनवाया गया था। ठीक है, लाल किला भी आपको जो है इसी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 1648 में ही। और जामा मस्जिद जो है दिल्ली वाला, ठीक है, ये भी जो है शाहजहां के द्वारा ही 1656 में बनाया गया था। और ये आगरा फोर्ट जो है अकबर के द्वारा। ठीक है, अब आपको पता ही है कि स्थापत्य कला में जो है सबसे बेहतरीन जो है काम हुआ था शाहजहां के समय। निम्न पे विचार करें और उपरोक्त संस्थाओं का स्थापना का सही कालक्रम आप बताएं। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कालक्रम लगाना है। सोशल सर्विस है, स्वराज पार्टी है, सर्वेंट इंडिया सोसाइटी है, नौजवान जो है सभा है। ठीक, आंसर करें इसका। अच्छा प्रश्न, देखिए, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपको 1905 में बना था। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो ये सोशल सर्विस जो है आपका, ये आपको 1911 में। ठीक है, स्वराज पार्टी आप सभी को पता ही होगा 1923 में। ठीक है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और नौजवान सभा आपको पता ही है 1926 हो जाएगा। तब यहाँ पे आप सीक्वेंस लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए सीक्वेंस लगाना है तो सबसे पहले यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 हो जाएगा, और इसके बाद देखेंगे तो 2, और फिर 4। तो 3 1 2 4 ऑप्शन आपका बी में ही दिख रहा है। ठीक है, देखिए नौजवान सभा 1926 में। आप लोग कमेंट करके लिख सकते हैं नौजवान सभा जो है किन के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का जो है गठन किया गया था? यह आसान सा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। देखिए यहाँ पे नीचे आपको कथन और जो है कारण दिया गया है, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है सही होगा। देखिए, चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। चार्ल्स मेटकाफ को जो है बिल्कुल कहा जाता था समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ठीक है, तो ये तो सही है आपका। अब बाकी देखेंगे तो इनको लिबरेशन ऑफ इंडिया प्रेस एक्ट इनके द्वारा लागू कराया गया था, ये भी सही है। तो ऐसे में दोनों सही है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसका व्याख्या भी करता है। चलिए अगला देखते हैं। अब मेरा प्रश्न जो है जूम करने का वजह ये होता है कि मैक्सिमम लोग मोबाइल में लेक्चर को देखते हैं, ऐसे में उनको जो है एट ए टाइम एक प्रश्न दिखे तो अच्छा रहेगा। देखिए, पत्र पत्रिकाएं हैं और लेखक हैं, और ये प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले गिल्ड्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो ये जो है किसका था? ये जवाहरलाल नेहरू का ही था। ठीक है, इसके बाद आपको हिंट्स फॉर सेल्फ है, सेल्फ कल्चर, तो ये लाला जो है आपको हरदयाल का ही।
ए नेशन इन मेकिंग, ये आपको, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक एक हो जाएगा, दो और ये क्या हो जाएगा आपका चार, और लास्ट में हमदर्द मोहम्मद अली। ठीक है, तो एक दो और तीन, चार तीन, एक दो और चार तीन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछा गया है कि पावना जो है आंदोलन में लोकप्रिय रूप से एक जाना जाता है। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। तो पवनार आंदोलन को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, गांधी जी के द्वारा जो है 17 अक्टूबर 1940 को, कब, 17 अक्टूबर जो है आपका 1940 को शुरू किया गया था। पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। और प्रथम जो है सत्याग्रही इसमें कौन थे, आपको विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे जो है आपको ब्रह्मदत्त थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। तो देखिए जैसे यहाँ पे प्रश्न बनाया गया है, तो उसके डायमेंशन में भी अगर हम पॉइंट कवर करते हैं तो प्रश्न जो है वहां से बनाए जा सकते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और चयन कीजिए, ठीक है, कौन सा सही है। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, तो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अब तीसरी आंग्ल मराठा जब युद्ध होता है 1817 से 19 में, तो आपको पता ही है कि पेशवा पद की समाप्ति कर दी जाती है। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख जो है यात्री जो भी विदेशी थे और किनके शासनकाल में आए थे, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले निकोलो कोंटी है, तो ये जो है देवराव प्रथम के दरबार में आए थे, तो ये तो चलिए एक हो गया। नूनी जो है ये अच्युत राय, तो ये भी सही है आपका। और डोमिंगो जो है पायस, ये कृष्णदेव राव। तो 1 2 3 हो जाएगा, इसमें आप लोग सही कर लिए होंगे। तो यहाँ पे जो है अच्छा पूछा हुआ था, सही उत्तर तो सब सभी यहाँ पे है, सही है आपका। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सुमेलित है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सही है। लोएस का पठार चीन में, पोटावर का पठार पाकिस्तान में, सान पठार। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही आपको रटने वाला प्रश्न था, ये सारा ही यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दी थी। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। ठीक है, देखिए शंकर नायर थे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बन जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता ही है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, और इसी के विरोध में जो है महात्मा गांधी भी कैसर हिंद का आपका उपाधि लौटा दिए थे। साथ साथ जमनालाल बजाज जो है राय बहादुर का उपाधि लौटा दिए थे। अफ्रीका महाद्वीप किस देश को तिल का ताड़ का देश कहा जाता है। ये बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया को जो है आपका तिल का ताड़ का देश कहा जाता है। ठीक है, और नाइजीरिया का अगर बात करेंगे तो दक्षिण में जो है गिन्नी की खाड़ी है, और यहाँ पे देखेंगे तो नाइजीरिया की राजधानी की बात करें तो अबूजा है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 32 देखते हैं हम लोग। देखिए अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब किन्हीं को लग सकता है कि प्रश्न का लेवल जो है थोड़ा सा अच्छा है, तो देखिए कुछ प्रश्न तो अच्छे बनेंगे ही आपके एग्जाम में, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है। लिम्पापो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, देखिए तो आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप में लिम्फापो नदी जो है मकर रेखा को जो है 2 बार काटती है। ठीक है, और बात करेंगे अगर कांगो नदी की, तो विषुवत रेखा को भी 2 बार काटती है। ठीक, यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट ही क्या हो गया आपका, सही हो गया, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है किसके लिए। ठीक है, तो ये देखेंगे तो ये कपास के उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाएगा। आप लोग पैरेलली मेरे साथ आंसर करते रहिए। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो दक्षिण आल्प्स पर्वत आखिरी श्रेणी कहाँ स्थित है, ये आपको न्यूजीलैंड में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए कथन और कारण दिया है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती है, उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता होती है। अब देखिए आपका मैप, ये ग्लोब हो गया, और ये बीचों बीच जो है आपका 0 डिग्री लाइन यानी विषुवत रेखा हो गया, और ऊपर जो हो जाएगा नॉर्थ और नीचे साउथ, यानी ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक होती है। बिल्कुल ये बात क्या है, सही है। ठीक है, आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, तापमान जो है यहाँ पे कम होते जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे तो आपको फिर लास्ट में आइसी देखने को मिलेगा, तो ये बात तो सही है। उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की भी अधिकता है, ये भी बात सही है।
ठीक है, तो ऐसे में जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। देखिए क्षोभ मंडल के संबंध में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए पृथ्वी हो गया। ठीक है, तो सबसे जो है पहला कौन सा मंडल होता है। ठीक है, पृथ्वी में देखेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे 4 मंडल होता है। ठीक है, देखिए मध्य मंडल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। खैर चलिए इसके ऊपर जो है बात होगा अलग से, ऐसे हम चर्चा इसको कर चुके हैं। क्षोभ मंडल के बारे में सही यहाँ पे बताना है, संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती है। ज्येष्ठ स्ट्रीम क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। या यहाँ पे सभी कथन जो है आपका सही है। देखिए क्षोभ मंडल की अगर बात करेंगे तो संवहन धारा तो इसी में चलती है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही बनेगा। जेट स्ट्रीम भी यहाँ प्रवाहित होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ये भी सही है। देखिए सबसे निचली परत आपकी क्या होती है, क्षोभ मंडल ही होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एक मतलब निचली परत से ऊपरी परत तक कौन कौन मंडल होता है, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सबसे बाहर तो यहाँ बहिर्मंडल ही होता है, बीच में मध्य मंडल ही होता है। ठीक है, तो बाकी बचा आपका समताप मंडल, तो आप लोग बताएंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी कर लेंगे। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और इसमें बताइए कि असत्य कौन सा है। देखिए यहाँ पे असत्य पूछा गया है, तो देखेंगे विषुवत रेखा पे कॉर्लियस बल का प्रभाव अधिकतम होता है, ध्रुवों पे कॉर्लियस बल का प्रभाव जो है शून्य होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि पृथ्वी जब अपना घूर्णन करती है, ठीक है, तो अपने मूल दिशा से थोड़ा ही विक्षेपित हो जाती है और जिसे कॉर्लियस बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर करें। देखिए कॉर्लियस बल जो है इसका प्रभाव तो शून्य हो जाता है। देखिए ये हो गई अपनी पृथ्वी। ठीक है, तो ये आपका ध्रुव हो गया। ठीक है, और ये आपका जो है विषुवत रेखा हो गया। तो विषुवत रेखा पे ही सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी सही है। और ये दूसरा भी सही है क्योंकि यहाँ पे जो है लगभग शून्य ही हो जाता है। तो यहाँ पे चूंकि गलत बताना है और दोनों सही है, तो ऐसे में तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पूछा गया है, कथन कारण है, चिनुक को हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। ये पवन शीतकाल में अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चरगाहों को पशु हेतु उपयोगी जो है यहाँ पे बनाए रखती है। तो देखिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही सही है, तो ऐसे में यहाँ पे ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगले देखिए, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, सिंधु और सतलज के मध्य कौन सा स्थित है, ये बात पूछा गया है, मैपिंग का एक छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, सी, पंजाब हिमालय। ठीक है, आपका जो पंजाब हिमालय वाला क्षेत्र पड़ेगा, ठीक है, ये आपको जो है सिंधु और सतलज के बीच पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। देखिए यहाँ पूछा गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आसान सा प्रश्न है ये। ठीक है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी पे ही होगा, अन्नामुडी। ठीक है, अन्नामुडी, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे तो इसका ऊंचाई जो है लगभग 2695 मीटर है। ठीक है, यूरोप में कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। ठीक है, आइबेरिया किसको जो है बोला जाता है, तो एक तो आपको पुर्तगाल इसमें होता है और दूसरा स्पेन। स्पेन और पुर्तगाल को मिला के आइबेरिया कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े प्रायद्वीपों में जो है आपका एस्केंडिया, आइबेरिया, बाल्कन, ये सब जो है आपको है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण सुरक्षा संबंधित अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसका सही उत्तर क्या होगा, अल्पसंख्यकों के लिए किस आर्टिकल में बात की गई है, अनुच्छेद 29 में बात की गई है। ठीक है, आगे देखिए नीचे जो कथन कारण फिर से दिया गया है और बताना है इसमें कौन सा सही है। अब बाकी ऑप्शन वैसा ही होगा, पहला होगा ए आर सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही होगा, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, ये सही है, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है, यही फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। नियंत्रक और महालेखक परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आपको सही होगा। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर यहाँ पे कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए बात करें, ऑप्शन डी यहाँ पे जो है पहला गलत चुके स्टेटमेंट हो गया है, दूसरा सही है। आपको ये बात पता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। देखिए आर्टिकल 148 पढ़ेंगे तो भारत में बताया गया है कि एक नियंत्रक और महालेखक परीक्षक होगा और इसका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये तो बात 148 की हो गई, ठीक है। लेकिन इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इसका जहां तक हटाने की बात है, ठीक है, चाहे कदाचार हो या असमर्थता की बात हो, इसके आधार पर संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, जब दोनों सदनों का समावेदन होगा उसके बाद इसको हटाया जाएगा, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किसी भी समय इसको नहीं हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, इसका एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ऐसे में ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 44 देखें। यहाँ पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। अवकाश प्राप्ति के बाद उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। यहाँ पे बात उच्चतम न्यायालय की हो रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, उच्च न्यायालय की नहीं बात हो रही है। जब भी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो आप अंग्रेजी वाले क्वेश्चन को जो है पढ़ लें, ठीक है। देखिए बिल्कुल ही पहला स्टेटमेंट सही है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम कोई एज यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। आप देखेंगे तो न्यूनतम एज की बात कोई नहीं की गई है। और अवकाश के बाद कोई भी उच्चतम न्यायालय का जो है न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी बन जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया गया है? ये फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। आर्टिकल जो है 263 में बताया गया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन के बारे में। अनुच्छेद 315(2) के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें या सदस्यों की नियुक्ति की बात करें, ये आखिर कौन करता है? ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है, ठीक। देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं आर्टिकल जो है 315(2) के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, अगर दो या दो से अधिक राज्यों की बात हो तभी तो संयुक्त की बात आएगी। तो संयुक्त आयोग का व्यवस्था किया जाएगा और संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन करेगा? तो या सदस्य भी हो या अध्यक्ष की बात हो, राष्ट्रपति ही इसको नियुक्त करेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन नहीं है? संप्रदाय है और इनके संस्थापक हैं, ठीक है। आप लोग आंसर करें। देखिए आजीवक मखली गोसाल हैं, बरकरी नामदेव, धरकरी रामदास, रामावत जो है रामानुज, ठीक। तो रामावत के जो है रामानुज नहीं थे, ये रामा आपको नंद थे, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंदी जनित जो है रोग नहीं है? ठीक है, यहाँ पे बताना है कौन फफूंदी जनित जो है आपको रोग नहीं है। तो दम्मा है, एथलीट फुट है, खसरा है, गंजापन है, ठीक है। तो आपको पता है खसरा तो विषाणु से होता है, ठीक है, तो ये तो बनेगा नहीं। पैरामिक्सी जो है विषाणु से होता है, तो त्वचा को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ये, क्योंकि आपको पता है खसरा जो है किससे होता है? विषाणु से। यहाँ पे फफूंदी जनक रोग बताना है। ये हम लोग प्रश्न संख्या 48 देखें। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन 1981 में किया गया था। आखिर इसका उद्देश्य जो है क्या था? तो यहाँ पे आप लोग आंसर कर लिए होंगे, जीर्ण उद्योगों का पुनर्स्थापन करना। तो औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण का क्या होगा? सिंपल सा बात है, जो जीर्ण पड़े हैं उद्योग धंधे उनको क्या करना? पुनरुत्थान ही करना। ये टारगेट था 1981 वाला का, ठीक है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए इसमें सही कौन है। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है, 1 2 2 3, 1 3 और 1 2 3। देखिए भारत में सबसे ज्यादा जोत जो है सीमांत प्रकार का ही है, ये सही है। और हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही देखने को मिला था भारत में हीरो के लिए आपको सूरत ही। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाला खाद्य पदार्थों में उपस्थित है, जिसमें आपको अमीनो अम्ल जो है आपको प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ये आपको बताना है। टायरोसिन, एलिनिन, ग्लूटामाइन है, अर्जिनाइन। तो अमीनो अम्ल की बात करें तो ये टायरोसिन प्रोटीन में जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, ठीक है। टायरोसिन की कमी से आप देखेंगे तो व्यक्ति दुखी और सुस्त जो है महसूस करता है। तो बाकी अमीनो अम्ल की कमी रहेगा तो समझिए कि थोड़ा सा सुस्ती आएगी।
निम्नलिखित युग्म में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये विटामिन B5 है, 9 है, 12 है, और यहाँ पे सिंपल सा रासायनिक नाम है। ठीक है, तो आपको बताना है, इसमें बताइए कौन सा गलत है। B5 पेंथोनिक अम्ल, 9 को फॉलिक अम्ल, B12 को साइनोकोबालामिन, और विटामिन यहाँ पे B2 है। तो इसको फिलोक्यूनिन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, नहीं है। देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल ही आसानी से इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। यहाँ पे सोन है, महा आपको जो है नंदा है या नर्मदा है, तो ये सब मैकाल पर्वत, गोदावरी यहाँ पे नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 54। यहाँ भी कथन कारण जो है दिया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बताना है आपको, कान, नाक और गले के डॉक्टर को द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के पास में स्थित वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब जो है दिखाई देता है। ठीक है, आप लोग को उत्तर जो है इसका पता चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। कान, नाक और गले के डॉक्टर जो है कौन सा दर्पण यूज करते हैं, ये अवतल दर्पण यूज करते हैं। अवतल दर्पण अधिकतर इसमें वास्तविक प्रतिबिंब ही देखने को मिलता है। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, और पहला जैसे ही गलत हुआ, ठीक है, तो देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो जाहिर सा बात है यहाँ पे ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, और ऐसे अपना टाइम भी बचा सकते थे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में उत्तल दर्पण में पास की वस्तुओं को बड़ा जो है प्रतिबिंबित जो है देता है, पास के वस्तुओं को। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख स्थल है और इनकी अवस्थिति बताना है। ये भी एक मैपिंग का प्रश्न है आपका। ओपेरा हाउस सिडनी है, काबा मक्का है, ग्रांड कैनान अरिजोनो है, मार्डिका प्लेस जो है मिस्र। मार्डिका प्लेस जो जकार्ता इंडोनेशिया में है, तो ऐसे में ये गलत हो जाएगा। अगला आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। बाकी देखिए, आर्गन गैस जो है विद्युत बल्बों में भरी जाती है, इसके उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। अब अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, और ये अपना प्रश्न संख्या जो है 56 है। ठीक है, चलिए आंसर इसका कीजिए आप लोग। देखिए बिल्कुल ही सही है। आर्गन गैस में आप देखेंगे तो विद्युत बल्बों में जो है आर्गन गैस भरा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्क्रीन होल्ड है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी कभी कभी इशू आते रहता है। ये तो सही है आपका। ठीक, बाकी आजकल तो विद्युत बल्ब का प्रयोग हम लोग करते नहीं है, अब तो एलईडी लाइट जो है आ गई है। ठीक, इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है, तो ये भी बात यहाँ पे सही है। ऑप्शन ये आपको सही माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आर्गन गैस से एक जो है आपको, ये निष्क्रिय गैस होता है, ये रिएक्टिव होता नहीं है, रिएक्ट नहीं करता है, और ऐसे में इसका चयन किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए ये बात तो बिल्कुल ही सही है कि भाई सूर्य का प्रकाश जो है नाभिकीय संलयन ही वहां पर देखने को मिलता है। हाइड्रोजन एटम जो हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट होते हैं और हीलियम बनता है, और बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। ये तो बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन ही होगा। और हाइड्रोजन बम जो है इसी पे काम भी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, थोड़ा सा पैसेंस रख के उसके बाद आंसर को करना है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इसमें कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। देखिए पहला पूछा गया है कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, खास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, तो ऐसे में ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ये बात हो रही है विधानसभा की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है। देखिए अपवाद तो एक्सेप्शन तो है ही आपको। ठीक है, अब देखिए किसी विधानसभा में अधिकतम 500 ही रखना है सीट, और न्यूनतम 60 ही होना चाहिए। बताइए 60 से कौन जो है किस राज्य में है, आप ऐसे भी एलिमिनेट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो गोवा में आप देखेंगे तो गोवा में जो है आपका 40 सीट ही है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो आपका सिक्किम में भी क्या है, यहाँ पे 32 सीट है। ठीक है, तो यहाँ भी 40 है, यहाँ 32 हो गया। बाकी देखें यहाँ पे तो मिजोरम में भी 40 ही सीट है, और लास्ट बचा यहाँ पे त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में जो है, त्रिपुरा में शायद जो है इस यहाँ पे इससे जो है यहाँ पे अधिक सीट है, 60 से ज्यादा सीट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नहीं होगा, 1 2 3 हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है आपका क्या बन जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ये कुछ अपवाद है आपका। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत के संचित निधि पे भारित होता है। ठीक है, तो ये आसान सा प्रश्न है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पेंशन, राष्ट्रपति का वेतन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का पेंशन। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन बिल्कुल संचित निधि पे ही भारित होता है। चूंकि आपको पता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कभी स्टेट इनका चेंज होते रहता है, तो पेंशन देने का काम ही नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, प्रश्न संख्या 61। सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। यानी फिरोज शाह के द्वारा जो नहीं बनाया गया है। दीवाने बंदगान, दीवाने उल सफा, दीवाने कोही, दीवाने इस्तेहाक। आप लोग सही उत्तर किए होंगे। देखिए दीवाने जो है कोही, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। दीवाने कोही कौन बनाया था आपका, मोहम्मद बिन तुगलक। ये कृषि विभाग था। ठीक है, ये कृषि विभाग था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, बाकी इसमें और सब ऑप्शन देखेंगे तो इस सब जो है बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, एक तरफ मत है और दूसरी तरफ संस्थापक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विशिष्ट द्वैत रामानुजाचार्य का, द्वैतावाद माधवाचार्य का, शुद्धा द्वैता द्वैत बल्लभाचार्य का, सारा ही सही है। तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। निम्न कथनों विचार कीजिए और बताइए कौन सा इसमें सही है। और यहाँ पे देखेंगे, मर्कडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। ये मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है। ये देखिए पहला स्टेटमेंट तो आपको सही है। ठीक है, मर्कडेश्वर जो मंदिर है विदर्भ का खजुराहो इसको कहा जाता है। ये मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में है। ये मंदिर जो है महाराष्ट्र में है आपको। तो ऐसे में तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक होगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग उस प्रश्न संख्या 64 पे। मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा सबसे पूरब में स्थित है। ठीक है, पूरब में यहाँ पे ये भी एक मैपिंग का प्रश्न हो गया। तो मैपिंग देखिए आपको करना ही पड़ेगा। सबसे जो है पूरब में पूछा गया है, तो सबसे पूरब में जो है आपका ये छोटा नागपुर ही आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। देखिए सतपुड़ा आएगा सबसे पहले। ठीक है, सतपुड़ा के बाद देखेंगे तो आपका महादेव, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ कोयला क्षेत्र है और एक तरफ इनकी अवस्थिति है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तलीचर जो है महानदी घाटी में है, कर्णपुरा दामोदर में है, सिंगरैनी गोदावरी में, सिंगरौली नर्मदा घाटी में। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सिंगरौली तो आपको पता है मध्य प्रदेश में है और ये सोन घाटी में है, ना कि नर्मदा घाटी में। ठीक है, तो यही आपको गलत हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित पे विचार करना है और यहाँ पे तो आपको कालक्रम ही लगाना है। तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पावना विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, ताना भगत आंदोलन है, एका आंदोलन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो अगर संथाल की बात करेंगे तो आपको पता ही होगा। देखिए जो भी आपको पता है यहाँ पे पहले से आप लिख सकते हैं, 1855 से 56। ठीक है, ये संथाल विद्रोह किनके नेतृत्व में किया गया था, आप लोग कमेंट में लिखें। ठीक है, बाकी ताना भगत आंदोलन जो 1914 का था। ठीक है, एका आंदोलन देखेंगे तो ये 1922 का था। ठीक है, और पावना विद्रोह, तो ये पावना तो आपको 1873 से लेके 85 के आसपास में था। ठीक है, तो अब आप सीक्वेंस लगा लिए होंगे इसका। यहाँ पे आपका सीक्वेंस जो है इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो है कौन हो जाएगा आपका, 2, फिर आपका 1 और फिर 3 और 4। तो ऐसे में ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का एक उपभाग है। टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक घटक का हिस्सा है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला देखिए, यहाँ बताया गया है कि सुई चुभने पे मस्तिष्क में दर्द महसूस होता है, नहीं करता है। ठीक, मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं का अनुभव होता है, अभाव होता है। ठीक है, तो ये बताना है आपको सही है या, इसमें कथन कारण वाला प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए देखिए, सुई चुभने पे मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है। ठीक है, बात सही है। ठीक है, अब देखेंगे तो सुई चुभने पे मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है क्योंकि मस्तिष्क में कोई दर्द ग्रहिकाओं का अभाव होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही निकल जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा भी कहा जाता है, फल शर्करा। ठीक है, तो ये आसान सा प्रश्न है, आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। फ्रुक्टोज को जो है फल शर्करा कहा जाता है और ये जनरली फलों में ही आपको पाया जाता है। ठीक है, बाकी माल्टोज तो आपको अनाज में पाया जाता है। आगे देखिए, उष्ण कटिबंधीय जो है वर्षा वनों के संबंध में बताइए कौन सा सही है।
ये उष्णकटिबंधीय का पूछा गया है। ये वन भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं, ठीक है, यानी ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, इसी के आसपास होते हैं क्या? इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों के सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री के आसपास ही जो है उष्णकटिबंधीय वाला वर्षा वन होता है, खूब बारिश होता है यहाँ पे, ठीक है, और सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं पे देखने को मिलता है। दोनों ही सही है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। ग्रीन मल्फर से तात्पर्य है, तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे होते हैं, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे होते हैं। ये देखिए, ये ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रित करने वाले होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ग्रीन मफलर। बेरी बेरी एक पोषण संबंधित विकार है, आखिर बेरी बेरी जो है किसके कमी से होता है? ठीक है, आसान सा प्रश्न है, थायमिन की कमी से आपको बेरी बेरी होता है, ठीक है। अगला देखिए, और विटामिन B2, ठीक है, यानी B2 को थायमिन हम जानते हैं थायमिन नाम से, प्रमुख संस्थान है और अवस्थिति है, मैच करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो राष्ट्रीय मानसिक जो है विकलांगता सिकंदराबाद में, दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में, अस्थि रोग विकलांग ये कोलकाता में, सभी मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग डी कर लेंगे। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 73। बाकी देखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए टेस्ट सीरीज बनते रहे, ठीक है, और सप्ताह में कोशिश करेंगे कम से कम 5 टेस्ट सीरीज आपको जो है कराया जाए, ठीक है। अभी थोड़ा स्क्रीन होल्ड है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित पर विचार करें और उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम से आपको बताना है, ठीक है। देखिए, दिल्ली कॉलेज है, मेयो कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, तो यहाँ पे तो भाई आपको डेट पता होना चाहिए। हिंदू कॉलेज जो है अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोलकाता वाला, ये जो है 1817 में किसके द्वारा बनाया गया था, कमेंट करें आप लोग। मेयो कॉलेज जो है ये अजमेर वाला जो है 1800 जो है ये आपको 75 में बना था, ठीक है। और बाकी दिल्ली कॉलेज यहाँ पे है, तो ये 1824 में, ठीक है। अब सीक्वेंस आप लगा ही सकते हैं, इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। आमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी होता है, आमलैंड का हिनलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखें, ये भी अच्छा प्रश्न है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, यानी सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन को वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक, परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, ठीक है। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, सिलिकॉन क्या होता है, वैद्युत चालकता अगर देखेंगे तो देखिए जनरली सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर और आपको इंसुलेटर दोनों का बीच का ही होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही सही होगा। और सिलिकॉन को पता ही आपको, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, और ये सब जब से डिवाइस मार्केट में आया है, सारा डिवाइस का साइज देखिए काफी छोटा हो गया। पहले फैन का रेगुलेटर कितना बड़ा बड़ा होता था, अभी आप देखेंगे छोटा सा रेगुलेटर होता है, और इसमें जो है इसी सब जो है यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक क्रांतिक जो है परिवर्तन हुआ है इनको लेकर, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। बाकी एक आपसे प्रश्न है, आप लोग कमेंट करेंगे। सेमीकंडक्टर में जो है आपको टेम्परेचर बढ़ाने पे, सेमीकंडक्टर में यानी अर्धचालक में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके लिख सकते हैं। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है क्या कहलाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं हेल्कोलाइन, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जानते हैं? बंबई में जो त्रिमूर्ति थे इनमें जो है किनको शामिल नहीं किया गया था? यहाँ फिरोज शाह मेहता है, तलंग है, तैबजी है, तो यही त्रिमूर्ति थे आपको, यहाँ पे देशमुख नहीं थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ चारगाह हिल स्टेशन है और दूसरी तरफ इसका अवस्थिति है। बन्नी चारगाह गुजरात में, बग्याल उत्तराखंड में, खजियार सिक्किम और पहलगाम जम्मू कश्मीर। आंसर करें आप लोग। देखिए यहाँ पे जो है सी सही सुमेलित नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, सोडियम धातु को किरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील होता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। आप लोग आंसर जो है इसका कर लिए होंगे। देखिए ये प्रश्न कौन सा था, ठीक है, 80, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। देखिए सही आंसर ए ही हो जाएगा। सोडियम धातु काफी ही क्रियाशील होता है, और ऐसे में इसको किरोसिन तेल में जो है डुबा के रखते हैं ताकि ये जो है रिएक्ट नहीं कर जाए, ठीक है। एयर के जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा रिएक्ट कर जाएगा, और बहुत अधिक क्रियाशील होता है, बात सही है। आप लोग कमेंट में लिखे सबसे अधिक क्रियाशील जो है धातु कौन होता है, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है, ठीक है। देखिए कहाँ स्थित है आपका, नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए,
भारत में तेल और प्राकृतिक गैस के खोज और विकास के आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल और प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1926 में जो आपको 56 में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 83। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया कौन सही सुमेलित है। देखिए तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन का, तारीख यामनी उतबी फिरोज, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्मी, यहाँ सारा ही सही सुमेलित है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए यहाँ पे फिर आपको ये कथन कारण है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 109(1) यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए इसका। देखिए बिल्कुल सही है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है और ये राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाता है। जब केवल लोकसभा में हो गया तो राज्यसभा में तो ऑटोमेटिक बात है, ऐसे भी आप एलिमिनेट जो है कर सकते थे, बिल्कुल सही बता सकते थे। ऑप्शन ए ही आपको सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा। मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। ये प्रशांत महासागर में जो है पाया जाता है। आपको बताना है तो आपको पता ही होगा, मैरियाना प्रशांत महासागर का ही है, तो ऐसे में दोनों स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा। शाहजहां के द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राज कवि नियुक्त किया गया था? इनके समय कलीम थे। आपको ये सब फैक्चुअल प्रश्न है। ठीक है, फैक्चुअल प्रश्न तो आपको याद ही रखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। आज थोड़ा सा इसमें सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए 87, वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृग मरीचिका की व्याख्या किस सिद्धांत पे, मृग मरीचिका जो आपको दिखता है वो किस सिद्धांत पे बनता दिखता है, ये पूछा गया है। ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का रंग निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। प्रसरव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 से ज्यादा होता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा होता है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। प्रकाश का रंग का निर्धारण जो है उसके तरंग दैर्ध्य से होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का होता है। ठीक है, सबसे कम आपका बैगनी का होता है। बाकी प्रसरव्य ध्वनि की बात है, ये 20,000 से ज्यादा ही होता है और अपसरव्य आपका 20 हर्ट्ज से कम होता है। ये भी सही हो गया आपका। और मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से मिट्टी के घड़े का जो है ये जल ठंडा नहीं होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप लोग इसको आसानी से किए होंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। कमेंट में लिखे आप लोग, मिट्टी के घड़े का जल जो है किस मेथड से जो है ठंडा होता है। ठीक है, आगे देखिए, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत करता है? कार्यशील के बारे में बताना है। कार्यशील जो है 15 से लेकर 64 वर्ष तक। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी बन जाएगा। अगला देखिए, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों बताइए कौन सा इसमें सही है। ये वायु प्रदूषण के जय सूचक होते हैं। ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। लाइकेन के पौधे के बारे में तो बिल्कुल सही है, ये वायु प्रदूषण के जय सूचक होते हैं। वायु प्रदूषण जहां होगा ये गायब होने लगेंगे। नगरों के समीप बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे, वहां पर वायु प्रदूषण तो काफी अधिक होता है। ऑप्शन सी होगा। लोकसभा के द्वारा जो है आपका पारित धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा अधिकतम आखिर कितने दिनों तक रोका जा सकता है? बड़ी आसान सा प्रश्न है ये। 14 दिन तक मैक्सिमम रोका जा सकता है। उसके बाद ऑटोमेटिक जो है ये आपको पास हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 92, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और सही कथन को यहाँ पे आपको बताना है। देखिए, जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। यहाँ पे दोनों ही सही है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। इन्हें महबूब ए इलाही के नाम से भी जानते थे। बिल्कुल सही है, ये जो निजामुद्दीन औलिया थे चिश्ती संप्रदाय के थे। ठीक है, ये बदायूं से ही आते थे, महबूब ए इलाही के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक अंडमान और निकोबार द्वीप का मूल निवासी नहीं है? तो देखिए जनजातियों वगैरह से भी आपको ज्योग्राफी में प्रश्न पूछे जाते हैं। हालचू, शोम्पेन, ओंजे, ये तो सब है, रेंगमा नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रेंगमा जो है देखेंगे तो आपको अंडमान निकोबार का मूल निवासी नहीं है। रेंगमा तो आखिर फिर है कहाँ का? ठीक है, तो रेंगमा जो है आपको नागालैंड असम में जो है आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। फिर यहाँ बताना है, बताइए कि कौन सही नहीं है। बाड़मिल्ला जो है ये सब दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में नाथुला मेघालय, जेलपा दर्रा सिक्किम, मुलिंगला जो है उत्तराखंड। यहाँ पे आपको गलत ढूंढना है।
देखिए यहाँ पे नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है, आपको मेघालय में नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, बाकी सब तो यहाँ पे सही ही है। ठीक है, आगे देखिए 96। इसमें जो है चंबल नदी पे स्थित कौन है ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए तो गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर, तो देखिए चंबल नदी पे तो राणा सागर और जवाहर सागर। ठीक है, नहीं नहीं, ये आपको गांधी सागर और राणा सागर है। तो ऐसे में जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए चंबल नदी पे। ठीक है, ये गांधी सागर भी है, राणा सागर, जवाहर दोनों, गांधी जवाहर दोनों है, ये भी यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसको डी करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सभी सही ही है। ठीक है, ये तो ध्यान था मेरे को, इसका जो है ध्यान नहीं था कि है कि नहीं। चलिए 96 हो गया, यहाँ पे 97 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहा के साथ किया जाता है आखिर। तो ये जो है आपको क्रोमियम का। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, प्रमुख एक तरफ संस्थान है, एक तरफ अवस्थिति है, बताना है। ठीक है, केंद्रीय जो है आपको शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ये आपको हैदराबाद में। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो ये जो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये जयपुर में। ठीक है, तो एक हो जाएगा ये सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, मैसूर में है। और ये फैक्चुअल है तो आपको याद ही करना पड़ेगा, सस्य वानिकी और राष्ट्रीय शोध जो है ये आपको बाकी बच जाएगा झांसी। तो 2 1 4 3 आप सही आंसर किए होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ जो है आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी प्रश्न है। तो यहाँ पे 8 10 प्रश्न आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग से ही पूछा जाता है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता, स्मिता का ऊपर से जो है 16वां स्थान है। चलिए टॉप अगर पोजीशन मानते हैं तो यहाँ से जो है 16वें पोजीशन पे स्मिता है। ठीक है, कितने पे है, 16वें पे है। चलिए इस डायरेक्शन में आगे देखिए, तथा नीचे से देखेंगे तो 29वां पे है। चलिए यहाँ से अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 29वां नंबर आएगा। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया है, 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये ऊपर से 16वां है, नीचे से आपको 29वां, तो ये तो एक ही पोजीशन को इंडिकेट करेगा। ऐसे में जो है आपको देखेंगे तो नीचे का स्थान स्मिता का 28 छात्र इसके नीचे होंगे। ठीक है, जब 29वां है तो इसके 28 नीचे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ पे 28 हो जाएंगे। ठीक, नीचे स्मिता के जो है अगर नीचे जाएंगे तो, और उत्तीर्ण होने वाले छात्र यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे 16 और ये 28 कितने हो गए, 44। ठीक है, ये 44 हो गए, और 6 छात्र परीक्षा छोड़ दिए थे। ठीक है, और 5 जो है अनुत्तीर्ण रहे थे। तो 6 और 5 11 और ऐड कर लीजिए यहाँ पे, तो 5 और यहाँ पे 55 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा आपको जो है देखिए, ऐसा जब भी आता है कि किसी भी एक ही पर्सन का पोजीशन टॉप से और बॉटम से दिया रहे, तो आप टोटल निकालना रहे तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दें। ठीक है, तो 16 + 29 हो गया। ठीक है, और माइनस क्या करें, 1 कर दें। ठीक है, कुछ नहीं सोचें, जैसे एक पोजीशन एक किसी भी व्यक्ति का टॉप टू टॉप से भी या बॉटम से भी दिया रहे, दोनों को ऐड कर दे, माइनस कर दे। जैसे देखिए 9 6 15 हो गया आपका, और 2 1 आपका, 3 1 4 हो गया, -1 44 हो गया। बाकी यहाँ पे दिया था कि 6 छात्र परीक्षा छोड़े थे, तो इनको ऐड करना पड़ेगा, और 5 तो अनुत्तीर्ण ही रहे थे। ठीक है, बाकी ये उत्तीर्ण वाले थे, ये ग्रुप उत्तीर्ण का था। तो 11 यानी 55 आपका आंसर हो गया होगा। ठीक है, इस तरह का जब भी प्रश्न है ये अप्रोच आप अपनाएंगे, तुरंत एक क्विक आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए, अब इस तरह का प्रश्न आता है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समय देना पड़ता है और लॉजिक दिखना पड़ता है, आखिर लुप तक जो है कैसे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2, कॉलम 3। एक तो होगा कॉलम ऑपरेशन करके आएगा, नहीं तो दूसरा क्या होगा आपका, रो ऑपरेशन करके आएगा। ये रो 1 हो गया, रो 2 और रो 3 और रो 4। आपको देखना होगा, जैसे अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 4 5 को ऐड करते हैं तो 9 आता है, यहाँ पे तो 6 दिख रहा है, तो ये तो लॉजिक नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग कॉलम में ऑपरेशन लगाते हैं। 4 2 6 1 7, लेकिन यहाँ पे तो 21 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऐड करके तो नहीं है, कुछ अलग लॉजिक होगा। तो देखते हैं, ये काम करते हैं, ये 4 है तो ये 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए 4 का स्क्वायर 16, ये 4 प्लस 1 कितना हो गया, 21 आ गया। अब देखिए पहला कॉलम में तो फिट बैठा, अब दूसरा भी चेक करना होगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का 64, तो ये हो गया आपका 9 4 13 और 13 5 18,
और 6 2 8 1 9 98। देखिए अब बिल्कुल फिट बैठा। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या करना है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया। तो यहाँ पे 9 9 18, 18 6 आपका 8 6 यहाँ पे 24 हो गया। 4 3 7 1 8, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 9 18, 18 6 24, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 9 हो जाएगा 94, यानी ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे मैथ और रीजनिंग का भी जो प्रश्न आता है वो आपसे बनने लायक होगा, बहुत ही टफ इसमें नहीं आता है। और मैथ वगैरह का लेक्चर हम यहाँ पे अपलोड किए थे। ठीक है, बेसिक अर्थमेटिक का जो है या रीजनिंग का, एक रीजनिंग का लाइव क्लास के माध्यम से पूरा रिवीजन कराया गया है। ठीक है, तो 4 5 घंटे में पूरे ही रीजनिंग का रिवीजन कराए थे ईपीएफओ के लिए, तो वो जाके आप लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम आ रहा होगा, जिनको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न आपका ये ब्लड रिलेशन से है। ठीक है, ए बी की बहन है। ठीक है, तो इसमें आपको ए जो है बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ठीक है, उसके बाद है सी जो है बी की माँ है, सी जो है आपको बी की माँ है। चलिए तो ये माँ हो जाएंगी। और बाकी डी सी का पिता है, तो डी सी का पिता है, यहाँ पे डी कर देते हैं, ये पिता हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट दिया है आपका ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, चलिए इनकी माँ हो जाएगी। देखिए नॉर्मल जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप एक ट्री ऐसे ही बनाएं। ठीक है, अब अगर प्रीवियस जनरेशन जाता है नीचे लिखे, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ए और डी का संबंध बताना है। देखिए ये तो ए का पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, और डी का पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे, ये दोनों में रिलेशन बताना है। आप बता सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे ये क्या हो जाएगी आपको, ये तो इसकी जो है दादी हो जाएगी, तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे आपका बी पोती हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ पे आपको भिन्न चुनना है। अलग यहाँ पे कौन है, आयतन लीटर, दबाव बैरोमीटर, लंबाई मीटर, अवरोधक ओम। देखिए अवरोधक जो है ओम में ही आपको मेजर किया जाता है, ये बिल्कुल ही सही है, यानी ओम ही इसका यूनिट होता है, यानी अवरोधक यानी रेजिस्टेंस की बात कर रही है। लंबाई मीटर में बिल्कुल सही है, आयतन लीटर में। दबाव जो है यहाँ पे बैरोमीटर है, दबाव जो है बैरोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर से मेजर करते हैं। यूनिट जो है उसका बैरोमीटर नहीं होता है। वायुमंडलीय दाब को हम लोग किस में मापते हैं, आपको न्यूटन पर मीटर में या पास्कल में मेजर करते हैं। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए आसान से प्रश्न है, प्रश्न संख्या 103। प्लस का अर्थ यहाँ पे, अब देखिए जैसे ही यहाँ पे दिया है प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो आप प्लस की जगह पे क्या कर ले, डिवाइड कर ले। ठीक है, बाकी यहाँ पे 12 एज इट इज लिखे ऐसे ही। फिर दिया है माइनस के जगह पे आपको मल्टीप्लीकेशन है, तो माइनस यहाँ पे है, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे 10 लिख दें और यहाँ पे 4 लिख दें। बाकी मल्टीप्लीकेशन की जगह पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और डिवाइड की जगह पे माइनस है तो चलिए माइनस लिख लीजिए, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आसान सा प्रश्न है ये आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिवाइड है, तो यहाँ पे तो 2 बन जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 40 बन जाएगा, और 6 माइनस, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये -40 और 6 2 8, यानी 8 -40, यानी कि ये बन जाएगा -2। देखिए इसमें बोर्ड मास आपको फॉलो होता है। ठीक है, सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, ऐसे तो पहले ऑफ करते हैं, ठीक है, पहले ब्रैकेट वाला करते हैं, ठीक है, ऑफ करते हैं, बोर्ड मास वाला रूल लगाएंगे, नहीं तो गलत भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आसान सा प्रश्न है लेकिन गलती कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड वाला हम कैलकुलेशन किए, फिर मल्टीप्लीकेशन वाला, और फिर लास्ट में, तो यहाँ पे आंसर -32 बन गया आपका, यानी ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। महासागर प्रशांत महासागर है तो द्वीप से किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, आपको बताना है, तो महासागर वैसे ही आपको द्वीप से बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए, ये एक रीजनिंग का प्रश्न है आपको। ठीक है, ये आपका पहला का दूसरा से जैसे संबंध है वैसे ही आपको बताना होता है। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही आसान है, ई के बाद यहाँ पे एफ दिया है, +1 ऐड किया है, जी के बाद यहाँ पे आई दिया है, यानी +2 है, GHI, फिर आई के बाद देखिए +3 किया है, के के बाद +4, तो आपको भी सेम करना है। एफ के नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, +1 कीजिएगा तो। ठीक है, तो एफ के बाद आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो आपका ए और बी तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। इसके बाद एच के 2 अगर ज़्यादा जाएंगे तो जे आएगा, चलिए अभी भी दोनों में जे है। ठीक है, फाइट अभी भी है, और जे के बाद 3 ऐड करेंगे तो एम आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा।
अगला देखिए, लड़के की एक पंक्ति में यदि ए जो है बाईं ओर से 10वें पे है, ठीक है, तो चलिए ए बाईं ओर से जो है ए का पोजीशन कौन सा है, 10वां है, ठीक है। और बी जो है दाईं ओर से 9वें पे है, चलिए दाईं ओर से जो है बी आपका 9वें पे है, ये बी का पोजीशन हो गया। यदि दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं तो ए जो है बाईं ओर से 15वां स्थान पे हो जाता है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने हैं। अब देखिए इसमें दो तीन कंडीशन आपका हो सकता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग का भी एक कंडीशन बनेगा, ठीक है। एक तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये लेफ्ट से इसका 10 पोजीशन पे है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया ये। और ऐसा भी हो सकता है कि इधर से जो है बी का पोजीशन जो है यहाँ पे हो, बी का पोजीशन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे एक दो आपका केस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे मानना होगा, ठीक है, केस 1 केस 2 करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका दिया है कि ए का पोजीशन कितना दिया था, 10वां बाएं से, ठीक है। अब बी का पोजीशन यहाँ पे हम 9वां मान लेते हैं दाहिने से, ठीक है। और फिर यहाँ पे दिया है कि अगर पोजीशन बदल दें हम लोग तो ए का जो है बाईं ओर से कौन सा पोजीशन हो जाएगा, आपको 15वां हो जाएगा, यानी ए को आप यहाँ रख दें। अब ये देखिए फर्स्ट कंडीशन में ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, सेकंड कंडीशन में अब ए कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो ये कौन सा हो जाएगा, 15वां हो जाएगा, ये तो दिया है स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15वां हो जाएगा। अब ये जब 15वां हो जाएगा तो ऐसे यहाँ पे तो आपको देखिए ये पोजीशन पे आप 15 करेंगे तो 15 और यहाँ पे 9, ठीक है। ये ऐसे 9 बता रहा था, ये पोजीशन कितना बता रहा है, 15। तो बी का पोजीशन जो है दाईं तरफ से कितना बनेगा, तो आपका यहाँ पे 8 बन जाएगा। तो 15 और 8 ऐड करेंगे यहाँ पे 23 बन जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बन जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी अगर आप लोग बताएंगे कमेंट में, अगर समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को हम फिर से अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, अच्छे से। दो संख्या इस प्रकार है कि उनके योग और अंतर का गुणनफल जो है 5:1 और ये है अनुपात में है, तो उनके वर्गों का अंतर बताइए, ठीक है। दो संख्या हम एज्यूम कर ले, चलिए एक संख्या जो हम एज्यूम कर लेते हैं कि x है आपका, ठीक है, और दूसरा संख्या y है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो संख्या इस प्रकार है कि उनके योग यानी इनको जोड़ दीजिए, तो चलिए x प्लस वाई हम जोड़ दिए, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, अंतर, ठीक है, तो अंतर क्या होगा आपका x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। और फिर क्या बोल रहा है, गुणनफल, गुणनफल यानी x इंटू वाई हो जाएगा। तो इसका रेशियो आपको प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया है आपका 5:1:18। तो उनके वर्गों का आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो अब तो चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये ऐसे जो है सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स प्लस वाई दिया है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई क्या दिया है आपको, यहाँ पे एक्स प्लस वाई आपको दिया है 5, 5 दिया है। तो अब 5 को एज्यूम कर ले कुछ भी, अब 5 तो ये रेशियो है, तो ऐसे इसको अगर एज्यूम करेंगे तो 5 जो है, चलिए इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। दूसरा अगर देखेंगे तो इसमें x माइनस वाई इजकल टू क्या दिया है आपको 1, तो इसको 1 जो है आपको ए एज्यूम कर ले। अब देखिए यहाँ पे तो आपको दो इक्वेशन से ही क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको y कैंसिल हो जाएगा और x निकल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को छोड़ देता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए x जो है कैंसिल हो जा रहा है, a कैंसिल हो जा रहा है और x का वैल्यू यहाँ के a के टर्म में आपको दिखने को मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, x को जो है इसमें पुट करेंगे और y का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको ऐसे इक्वेशन लिखेंगे जैसे मैं लिखा हूँ। अब देखिए एक और आप इसको कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं, एक्स वाई अगर जो है दिक्कत हो रहा है, जनरली लोग एक्स वाई नहीं मानते हैं, यहाँ पे आप पहला का ए मान सकते हैं, दूसरा को बी मान सकते हैं। और आपको पता है प्रश्न में दिया है एक बी का रेशियो कितना है, 5 दिया है, चलिए इक्वेशन 1 हो गया। ए माइनस बी का रेशियो कितना दिया है, 1 दिया है, इक्वेशन 2 हो गया। तो ये आपको रेशियो है, तो रेशियो जब है एग्जैक्ट तो इसके इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे जो हम एक्स लिख लेते हैं, यहाँ भी एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। और लास्ट क्या दिया है, ए बी इजकल टू आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ था, यहाँ पे आपको 18, यहाँ पे 18 लिख लीजिए, 18x। अब देखिए तीन आपको इक्वेशन मिला है, दो अननोन है, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। पहला और दूसरा इक्वेशन को लीजिए पहले, ठीक है। और इनको जो है यहाँ पे बी कैंसिल होगा, ए के टर्म में आपको एक से टर्म आ जाएगा। देखिए चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं, ए प्लस बी इजकल टू 5x और ए माइनस बी इजकल टू आपका है x। ये कैंसिल हो गया, ये 2a आ गया इजकल टू, यहाँ पे देखेंगे
तो हमने ऐड किया है तो ये आपका 6x हो जाएगा। ए इजकल टू कितना हो जाएगा 3x, कोई डाउट नहीं। ए की जगह पे 3x रखेंगे और बी इजकल टू यहाँ पे 18x। यहाँ से बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, x x कैंसिल 6 आ गया। अब बी का वैल्यू आप निकाल दिए तो ए का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको जो है बी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो बी का वैल्यू तो एग्जैक्ट अपने को पता चला 6। अभी 18x है तो यहाँ से ए का वैल्यू भी निकल जाएगा। बस आप वैल्यू पुट करके वर्गों का अंतर आप बता दें यहाँ पे। ठीक है, चलिए आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है इसके बाद भी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इसको मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा कंप्लीट। एक वृत्त का त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उनके परिधि में 10% की वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले तो आपको क्लियर होगा कि ये कोई सर्कल है तो इसका जो है ये मान लीजिए रेडियस है, तो इसका वृत्त का परिधि आप क्या लिखते हैं 2πr। अगर एरिया आपको पता ही है कि पाई आर स्क्वायर लिखते हैं आप एक बात आपको क्लियर होगा कि वृत्त के परिधि में अगर वृद्धि होगी, ठीक है, तो अगर 10% की वृद्धि होगी इसका मतलब कि ये आपका रेडियस में भी वृद्धि हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे आर जो होगा, आर आपको किस पे, ये इसका परिधि किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, क्योंकि पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है 2πr है यहाँ पे, और आपको पता है पाई कांस्टेंट है, यानी आर जैसे जैसे चेंज होगा आपका परिधि भी चेंज होगा। सिंपली इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो बस बताना है वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे इसको। ठीक है, देखिए एरिया आपको 10% बढ़ाया जा रहा है। मान लीजिए पहले जब नहीं बढ़ा था तो कितना होगा, पाई इंटू आपका, पहले में जो अगर रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, आप कोई भी रेडियस एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो आर एज्यूम कर सकते हैं, आप चाहे तो 100 एज्यूम कर सकते हैं। 10% बढ़ाना है तो आप चाहे तो 10 भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर 10 भी एज्यूम कर लेंगे तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर ये पहले का। अब आप बढ़ा दे 10%, तो 10% बढ़ा देंगे तो 10 का 10% 1 होगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर। बस इसमें पूछा है कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं। तो 121 पाई आ गया, और ये कितना आ गया आपका 100 पाई। माइनस करेंगे यहाँ पे 21 पाई आ जाएगा। 21 पाई का वृद्धि हुआ, कितने पे वृद्धि हुआ, तो 100 पाई पे वृद्धि हुआ है। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो ये 100 से 100 के पाई से पाई, तो आपका 21 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन में खासा बात कुछ था नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, कुछ लोगों को क्लियर नहीं हो पाया होगा। देखिए आपका वृत्त है, ठीक है, इसका ये आपको रेडियस होता है, और आपको पता है वृत्त का परिधि होता है 2πr। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो सिंपली आपको ये बात तो पता चल गया होगा कि वृत्त का परिधि किस पे डिपेंड करेगा, आर पे, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बोला है कि वृत्त का त्रिज्या में बढ़ा रहे हैं हम लोग, उसके परिधि में भी परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल बात सही है। तो चलिए अब कह रहा है कि पहले से जो है त्रिज्या 10% बढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो एज्यूम कर लीजिए, आप मान लीजिए कि पहले आर ही है, कोई दिक्कत नहीं, आर ही एज्यूम कर लेते, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और 10% आर का बढ़ाएंगे तो आर का 10/100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका आर प्लस आपका, यहाँ पे 10% बढ़ाना है तो डायरेक्ट 110 लिख दें, आर इंटू 110/100। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.1 आर। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये पाई इंटू ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 21 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये था जो मैं अभी बताया, इसको 10 एज्यूम कर लें रेडियस को, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और पाई इंटू ये अब 10% बढ़ाएंगे तो 10 का 10% बढ़ाएंगे तो 11/10। ठीक है, 10 का 10% आपका, तो ऐसे में जो है 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 21 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 21 पाई ही ग्रोथ करेगा। पहले कितना था 100 पाई था, अब बढ़ गया 21 पाई इंटू 100 किए, परसेंटेज निकल गया। ठीक है, 21%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 119। 11 और 50 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से तो है विभाज्य लेकिन 3 से नहीं है। अब ऐसे प्रश्न का कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको लिखना ही होगा 11 और 50 के बीच 7 से डिवाइड करने वाला। तो 7 का टेबल पढ़ते जाइए। ठीक है, 14 हो गया। ठीक है, 7 तो डिवाइड 11 और 50 के बीच नहीं आएगा। फिर 21 हो गया, फिर 28 हो गया, 35 हो गया, फिर 49 हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे तो 50 से बाहर ही चला जाएगा। अब इसमें बताइए कौन जो है 3 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 14 नहीं डिवाइड होगा, ये तो हो जाएगा। ये 28 जो है ये भी 3 से नहीं होगा डिवाइड। ये 35 भी नहीं होगा, बाकी ये हो जाएगा। ठीक है, और ये भी डिवाइड नहीं होगा 3 से। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 अंक आ गया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा 4 हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बस ऐसे ही करना होगा। 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो बताना है कि आपको जो है 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा।
अभी बहुत ही आसान सा आपका प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 95 है और ये 96 है। ठीक, 95 को रविवार था, 96 को क्या होगा, तो यहाँ पे जो है आपका ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सोमवार पड़ेगा। इसके लिए कैलकुलेशन ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सामान्य वर्ष है, उसका पहला और अंतिम दिन समान ही होता है। ठीक है, तो 31 जो है अगर दिसंबर को देखेंगे तो रविवार ही आएगा। तो जब रविवार आएगा, पहला और आखिरी दिन सेम होता है, तो अगला दिन जो सिंपल सा बात है यहाँ पे मंडे ही आएगा। चलिए अगला देखिए, ये कुछ यूपी स्पेशल प्रश्न है आपका अब। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम है? और देखिए यूपी स्पेशल ऑलरेडी आपको हम पढ़ाए हैं, यूपी पीसीएस के सेक्शन में आप जाएंगे, यूपी पीसीएस 2000 जो है 23 करके होगा, वहां पे जैसे आप जाएंगे तो सेक्शन में देखेंगे यूपी स्पेशल का वीडियो डला हुआ है। यूपी को मैप के माध्यम से पूरे अच्छे से कवर किया गया है, जनसंख्या हो गया या यूपी में वन जीव अभ्यारण्य क्या है, सारा कुछ वहां पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, श्रावस्ती जो है सबसे जो है कम है 2011 का, अगर सेंसस की बात करेंगे तो। अधिकतम अगर पूछता था आपका गाजियाबाद हो जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस केक का स्थापना सबसे बाद में हुई है? ठीक है, आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे, ये भी फैक्चुअल ही प्रश्न है। इन अगर सब में देखेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रीय औद्योगिक वित्त निगम है, इसका स्थापना जो है आपको 1948 में हुआ था। ठीक, उसके बाद देखिए भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम है, तो ये जो है आपको ऋण और निवेश निगम ये 1955 में बना था। ठीक, अब एक आध फैक्चुअल भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास की बात करेंगे, आईडी जो है बीआई की बात करेंगे, तो ये 1964 में हो जाएगा। और लास्ट में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, यानी नाबार्ड है। नाबार्ड तो 1982 में बना था। ठीक है, पहला औद्योगिक विकास बैंक था यानी आईएफसीआई था, दूसरा आपको आईसीसीआई था। ये सब ईयर याद होगा आपको। तो सबसे बाद में इसमें कौन सा हो जाएगा? ठीक है, सबसे बाद में इसमें जो है आपका देखेंगे तो ये आपका भारतीय कृषि, ये जो है कृषि, तो ये आपका 1982 में बना था। ठीक है, कृषि सबसे बाद में बना था। ये औद्योगिक वाला यहाँ पे डाटा होगा, ये गलती से लिखा गया। ठीक है, कृषि वाला जो है 1982 में बना था, नाबार्ड ही सबसे लास्ट में बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक मार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा, देखिए एक मार्क जो है आप देखते होंगे लगता है, तो ये किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विपणन और निरीक्षण जो है निदेशालय के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, आपका राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग जो है स्थित है, तो ये जो है आगरा में है। ठीक है, ये राधा स्वामी से रिलेटेड है। 115 प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस नगर के मेयर के संबंध में सत्य जो है बताना है? वह नगर का प्रथम नागरिक होता है मेयर। ठीक है, बात सही है। वह नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, कार्यकारिणी समिति में पदेन सभापति, सारा ही सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पहले आंसर करते रहे, निम्नलिखित पे विचार कीजिए और आप लोग अपना कमेंट फीडबैक लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट आप जो भी आप फीडबैक लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, यानी कहने का तात्पर्य है कि आपका कोई डिमांड है या आपको कुछ लग रहा होगा इसमें और जो है कुछ अलग तरीके से काम किया जाए, तो आप लोग जो है बता सकते हैं। यहाँ पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का स्थापना 74 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुआ था। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यदि सही हो जाता है तो आपका आंसर तो सी ही बनेगा। आगे देखिए, वन जीव विहार है और इसका क्या है, ये अवस्थिति है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पटना है, पर्वती अरंगा, चंद्रप्रभा और रानीपुर है। तो रानीपुर तो आपको बांदा में है। ठीक है, ये तो एक हो जाएगा यहाँ पे। चंद्रप्रभा जो है चंदौली में है। ठीक, और पर्वती अरंगा जो है आपका ये गोंडा में हो जाएगा, और पटना जो हो ये एटा। तो ऐसे में जो है आपका 4 3 2 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा, ठीक है, ये नरौरा किस जिले में है? तो ये बुलंदशहर में है आपका। ठीक है, तो ये 118 प्रश्न हो गया। चलिए 119 देखते हैं। देखिए डिटेल में डिस्कशन अच्छे से किया जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, पैसेंस रख के देखेंगे। और ऐसे भी आपको प्रश्न तो हल करना ही है, एक सब जो है 40। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ये प्रश्न संख्या है 119। ठीक है, भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। दोनों बात सही है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पे चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हेतु विख्यात है? ये महोबा हो जाएगा आपका। आगे देखिए, जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञों को अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये करेंट का आपका प्रश्न है ये। ठीक है, कि आप बताइए कि भारतीय मूल के हैं महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रक रोकथाम
ये नीरव डी शाह है। ठीक है, इनको बनाया गया है। जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पे वेली सस्पेंशन ब्रिज का जो है उद्घाटन किया गया है? ये चिनाब नदी है। आगे देखिए, जनवरी 2023 में जय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन आपको कहाँ पे किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आपको किया गया है। चलिए, प्रश्न संख्या एक, तो ये सब आपका करंट का प्रश्न है। ठीक है, अगला देखिए, जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? ठीक है, हरित रेलवे स्टेशन जो है किसको बताया गया है आपको? ये आपको विशाखापट्टनम को, ऑप्शन ए हो जाएगा। जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ किस एक देश के मध्य जो है किया गया? ये जो है यूके। ये आपको S20 शिखर सम्मेलन निम्न पे विचार करें और इसमें बताना है आपको सही कथन कौन सा है। जनवरी 2023 में इसका शिखर सम्मेलन का प्रथम बैठक पुडुचेरी में हुआ था। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गया, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का जो है स्थान क्या है हेनले में? तो भारत का स्थान जो है इसमें आपको 85। ठीक है, अब प्रथम स्थान हेनले में कौन था? तो ये आपका जापान था। आगे देखिए, जनवरी 2023 में क्रिप्स हिफकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इनके द्वारा शपथ लिया गया। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का जो है क्या नाम रखा गया है? ठीक है, तो इसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है आपको रखा गया है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2023 के मध्य, इसमें जनवरी का आपका करंट अफेयर कवर किया गया है। किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर रशीद रशीद जो है कौन लॉन्च किया है? तो रशीद संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये नागपुर के महाराष्ट्र में जो है। जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वाधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में किया गया? तो ये आयोजन जो है कौन किया था आपका? ये विदेश मंत्रालय ही किया था। आगे देखिए, जनवरी 2023 में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुंगल गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? तो आपको पता ही है, अमृत उद्यान कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश जो है बन गया है? एक क्रोएशिया है। ठीक है, और ये भी जनवरी का ही आपका 2023 का है। निम्नलिखित में से दो देशों के सेनाओं के मध्य साइक्लोन फर्स्ट नामक एक जो है आपका परीक्षण किया गया, ये भारत और मिस्र के बीच किया गया। ठीक है, तो कुछ प्रश्न और है, 2 4 5 प्रश्न देखिए। जनवरी 2023 में विश्व के सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक प्रदर्शनियों में से फितूर फोरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो का आयोजन जो है कहाँ पे संपन्न हुआ? ये मैड्रिड आपको स्पेन में। जनवरी 2023 में ही मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में आपको बताना है कि इसमें आपको कौन सा जो है सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, ये किसके बारे में? आपको युवा महोत्सव के बारे में पूछा गया है। इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को किया जाता है, तो युवा महोत्सव 12 को ही। आयोजन स्थल हुबली कर्नाटक। थीम था इसका युवा विकसित भारत। तीनों ही सही है, तो ऑप्शन आपको क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपका डी बन जाएगा। आगे देखिए, जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी के किस पनडुब्बी को भारत नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये जो है INS बागीर को। यहाँ पे आपको सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ ये नया नया पुस्तक है और इनके जो है लेखक, तो इसमें बताना है आपको कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए, न्यू नाउ यू ब्रीथ राखी कपूर, द गर्ल इन रूम 105 चेतन भगत, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी, अप्रमिस्ड लैंड जो है मानसी गुलाहाटी। ये जो अप्रमिस्ड लैंड है आत्मकथा है, ये बराक ओबामा का है। ठीक है, याद रखेंगे, ये जो है किसका है? आपको बराक ओबामा का। ये आपको गलत हो गया। जनवरी 2023 में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये जो है आपको राउरकेला उड़ीसा में। चलिए, तो इस तरह से हम लोग पूरा 140 प्रश्न फिनिश किए। आप लोग लेक्चर को जो है अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और बाकी कमेंट आप लोग लिखेंगे कि आपका जो है कमेंट जो है क्या जो है रहेगा, यानी आप लोग क्या क्या चाहते हैं कि रोज रोज जो है एक टेस्ट सीरीज कराया जाए या जो है वन डे अल्टरनेट में कराया जाए। ठीक है, बाकी रिवीजन के लिए मैं बता ही दिया, जैसे पॉलिटी का आपको रिवीजन करना है, इकोनॉमी का रिवीजन करना है, ठीक है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करना है। ठीक है, ये सब जो है रिवीजन वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है और बाकी रिवीजन करते रहें, आप प्रैक्टिस खूब सारा करें।
ठीक है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे, फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए, तो फिर नेक्स्ट जो है हम लोग टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।